लेकिन इस श्लोक में अगर हम एक शब्द देखेंगे, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है वात जातम। लोग जनरली जात और जाति एक ही समझते हैं, एक ही अर्थ करते हैं। जात और जाति एक जाति या फिर क्या चीज है, समझने वाली चीज है कि जाति क्या चीज है, जिसके पीछे हम देखते हैं सोशल मीडिया में हमारे चारों तरफ इतना ज्यादा प्रपंच फैला हुआ है। तो ये वो वैश्य है, शूद्र, ब्राह्मण, ये जो चार जातियां पढ़ाई जाती हैं, ये बेसिकली आजकल बच्चों को भी पढ़ाई जा रही है स्कूलों में, मेरी बेटी को भी पढ़ाई गई। तो मैंने अपनी बेटी को बताया कि ये जातियां नहीं होती। आपके यहाँ कितनी जातियां हैं? चार जातियां हैं। कौन कौन सी हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। लेकिन वास्तव में ये चारों जातियां नहीं है। इसको तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था कहा गया है। तो जब वर्ण व्यवस्था है तो फिर जाति कैसे हो गई? वर्ण अलग है, जाति अलग है। लेकिन हमें वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था कह के समझाया जा रहा है, हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और फिर हमारे बच्चे भी यही समझते हैं कि वर्ण या जाति मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, और इन्हीं ने देश का सत्यानाश कर रखा है। ये जाति व्यवस्था नहीं, देश का सत्यानाश कर रखा है, ऐसा फिर मैसेज जाता है। मैं वही कहना चाहता हूं कि जो आधी अधूरी बात जानते हैं वो अपने विचार हमारे ऊपर वो जानना नहीं चाहते वास्तव में ये क्या चीज है। तो वर्ण अलग चीज है, जाति अलग चीज है, जात इनसे भी अलग चीज। हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग, क्या फर्क है तीनों में। बहुत मान्युट फर्क है, लेकिन फर्क क्या है? जात अलग है, जाति अलग है, और वर्ण व्यवस्था बिल्कुल अलग चीज है। आज का श्लोक है, आप सबने सुना होगा, हनुमान जी का है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभिदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञाने नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणानाम विदिशम रघुपति परिभक्तम वात जातम। ये श्लोक मेरे ख्याल से सभी हनुमान जी को पूजने वाले लोगों ने सुना होगा। तो ये जो श्लोक है अतुलित बल धामम हेम शैलाभिदेहम, इसका क्या अर्थ है? अतुलित बल धामम, अतुलित मतलब अतुलनीय, जिसकी तुलना ना हो सके। ठीक है, अ लगाने से नहीं का निषेध का अर्थ आता है, जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलित। बल धामम, जो बल के धाम है, जिनके पास इतना बल है जिसकी कोई तुलना नहीं है। हेम शैलाभ देहम, जिनकी जो देह है वो कैसी है? हेम माने सोना, ठीक है, और शैला पर्वताकार, सोने से ढके हुए पर्वत के समान जिनकी देह है, हेम शैला विदेह। धनुजवन कृशानम, धनुज माने जो दुष्ट होते हैं, राक्षस होते हैं, दानव होते हैं, तो धनुज वन कृशानम, धनुज जो दुष्ट लोग होते हैं उनके जो जंगल का जंगल होता है उसको जलाने वाले। ज्ञानी नामाग्रगण्य, और ज्ञानियों में जो अग्रगण्य स्थान रखते हैं, सबसे आगे का स्थान रखते हैं। सकल गुण निधानम, सकल सारे, गुण निधानम, गुणों के जो निधान है, सभी गुणों के जो स्थान मात्र हैं। वानराणाम धीशम, वानरों के जो धीश हैं, अधीश हैं, वानराणाम धीशम। रघुपति प्रिय भक्तम, जो भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हैं। वात जातम नमा, वात जातम यानी वात माने वायु, जातम माने जन्मे हुए, जो वायु से जन्मे हुए हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं, उनको नमस्कार है। ठीक है, ये इस श्लोक का बेसिकली अर्थ है। लेकिन इस श्लोक में अगर हम एक शब्द देखेंगे, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है वात जातम। तो जो वात जातम लिखा हुआ है यहां पे जातम शब्द आया है। लोग जनरली जात
और जाति एक ही समझते हैं, एक ही अर्थ करते हैं। कौन जात हो, आपकी क्या जाति है ना, एक ही मीनिंग रखते हैं। लेकिन ये समझने वाली बात है कि जात और जाति एक चीज नहीं, नहीं तो यहाँ बात जातिम भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने लिखा बात जातम न मान। तो जातियां फिर क्या चीज है, समझने वाली चीज है कि जाति क्या चीज है, जिसके पीछे हम देखते हैं सोशल मीडिया में हमारे चारों तरफ इतना ज्यादा प्रपंच फैला हुआ है। वो जाति आखिर है क्या, आप बताएं कोई जाति क्या है, कौन कौन सी है। नहीं, जाति तो आप जानते ही होंगे, जाति पढ़े, कौन कौन सी है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये जो चार जातियां पढ़ाई जाती हैं, ये बेसिकली आजकल बच्चों को भी पढ़ाई जा रही है स्कूलों में, मेरी बेटी को भी पढ़ाई गई। तो मैंने अपनी बेटी को बताया कि ये जातियां नहीं, ये हमारे देश में जब अंग्रेजों का राज था तो वहाँ एक बड़े विद्वान थे लॉर्ड मैकाले, और ये भाई साहब जो थे इन्होंने क्या किया कि भाई अगर भारत को जीतना है तो भारत की एकता को तोड़ना होगा, और एकता को तोड़ने के लिए जो यहाँ का ज्ञान प्रसार प्रचार का जो सिस्टम है उसको तोड़ना होगा। अगर वो बना रहा तो हम भारत को नहीं जीत पाएंगे, उनके ऊपर शासन नहीं कर पाएंगे। तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने ये सिस्टम बनाया कि भाई आपके यहाँ कितनी जातियां हैं, चार जातियां हैं। कौन कौन सी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। लेकिन वास्तव में ये चारों जातियां नहीं है, इसको तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था कहा गया है। तो जब वर्ण व्यवस्था है तो फिर जाति कैसे हो गई, वर्ण अलग है जाति अलग है। लेकिन हमें वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था कह के समझाया जा रहा है, हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और फिर हमारे बच्चे भी यही समझते हैं कि वर्ण या जाति मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, और इन्हीं ने देश का सत्यानाश कर रखा है। ये जाति व्यवस्था नहीं, देश का सत्यानाश कर रखा है, ऐसा फिर मैसेज जाता है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो आधी अधूरी बात जानते हैं वो अपने विचार हमारे ऊपर वो जानना नहीं चाहते वास्तव में ये क्या चीज है। तो वर्ण अलग चीज है, जाति अलग चीज है, जात इनसे भी अलग चीज। हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग, क्या फर्क है तीनों में। बहुत मान्यूट फर्क है, लेकिन फर्क क्या है। जो वर्ण व्यवस्था होती थी, वर्ण माने होता है कलम, वर्ण माने होता है भेद, तो हाँ, वर्ण माने होता है धारण करने वाला, जो चीज धारण की जाए। तो ये वर्ण हमारे यहां चार बताए गए कि भाई आदमी के गुण, कर्म और व्यवहार, इन तीन चीजों से जो निर्मित होता है वो वर्ण है। ठीक है, ब्राह्मण एक वर्ण है क्योंकि उसका गुण, कर्म और व्यवहार ये है कि वो अध्ययन अध्यापन करे, जो शास्त्र हैं, शास्त्र में जो नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाए और समाज को एक रूप से बनाए रखे, समाज को शास्त्रानुरूप चलाए, ये ब्राह्मण का। क्षत्रिय का काम था कि भाई समाज में ब्राह्मण है, प्रजा है, इनकी रक्षा करे, इनके क्षत्रात् त्रायते इति क्षत्रिय, जो रक्षा करता है त्रायते मुश्किलों से, परेशानियों से, वो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का काम था कि भाई तुम इन प्रजा की, इन ब्राह्मणों की जो अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं इनको बचाओ, इनकी रक्षा करो, तो क्षत्रिय हो गया। उनको राजपाट का काम दे दिया गया, भाई तुम्हारा काम है राजा पाठ करो, शासन बनाओ, रूल्स रेगुलेशन बनाओ, दंड नियम बनाओ। जहां दंड नहीं होगा वहां राज्य नहीं हो सकता, वहां अनाचार फैल जाएगा, दुष्ट लोग कुछ भी काम करेंगे। तो दंड, जो राजदंड होता था, वो राजदंड राजा के हाथ में होता, राजदंड से ऊपर धर्मदंड होता था, जो ब्राह्मण के हाथ में होता था कि अगर राजा गलत कोई काम करेगा तो ब्राह्मण मना करेगा, उसका पंडित होगा वो मना करेगा। जैसे चाणक्य ने किया, आनंद जो राजा था वो अनाचारी था, तो चाणक्य ने कसम खाई कि ठीक है वो अनाचारी है, मैं कसम खाता हूं कि तेरा जो राज्य है वो नहीं चलेगा, और उसने चंद्रगुप्त को खड़ा किया और राज्य बदलवा दिया।
कहने का मतलब क्या है कि राजदंड से ऊपर धर्मदंड होता था। तो ब्राह्मण का एक स्पेसिफिक काम था, क्षत्रिय का एक स्पेसिफिक काम था, फिर वैश्यों का भी एक स्पेसिफिक काम था कि भाई तुम्हारा काम है कि राज व्यवस्था में अपना योगदान दो, जो विपणन का काम है, जो लेन देन का काम है, वो आप उससे धन इकट्ठा करवाने में राजा की मदद करो, जो कर टैक्सेस वगैरह है उसमें राजा की मदद करो, लेन देन का जो व्यवहार हो उससे राज्य को चलवाओ। ये वैश्यों का काम। तो वैश्यों का एक अलग वर्ण था, उनका भी एक योगदान था समाज में, जैसे इन दोनों का योगदान था ऐसे वैश्यों का भी एक योगदान है समाज में। समाज को इकट्ठा रखने के लिए चार वर्ण बहुत आवश्यक हैं, चौथा वर्ण भी बहुत आवश्यक है, जैसे शूद्र। शूद्र का जो हम कहते हैं तो लोग जनरली ये मानते हैं कि शूद्र माने वो जो नालियां साफ करता है, जो गंदगी साफ करता है, हम समझते हैं कि शूद्र है। ये शूद्र नहीं है। शूद्र का अर्थ होता था कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को जो समाज की संरचना है उसको चलाने में योगदान दे, वो शूद्र होता। जो इन तीनों की हेल्प करता था वो शूद्र होता था। जैसे अब राजा है तो राजा का पलंग राजा तो बनाएगा नहीं, ब्राह्मण भी नहीं बनाएगा, और वैश्य को अपने काम धंधे से फुर्सत नहीं, कौन करेगा? कोई एक तो करेगा। तो वो जो लकड़हारा होता था वो शूद्र, लकड़ी का काम करता था। जो बढ़ई का काम करता है वो शूद्र है। राजा की तलवार में धार कौन लगाएगा? तो वो जो लोहार है वो शूद्र है, वो गंदगी साफ करने वाला नहीं है, वो समाज में योगदान दे रहा है, राजा की जो हथियार है उनको बनाए रखने में योगदान दे रहा है। किसी कंपनी में आप अवधारणा करें कि कंपनी में सीईओ हैं, मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और पियोन है ही नहीं, तो काम कौन करेगा? फिर पानी कौन लेके आएगा? चाय कौन लेके आएगा? बिना पियोन के आप ऑफिस की परिकल्पना कर ही नहीं सकते। ऐसे ही बिना शूद्रों के आप किसी भी सभ्य समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमारे यहाँ चार वर्णों की संरचना की गई कि भाई समाज को चलाए रखने के लिए चार वर्ण बहुत आवश्यक है। इनमें से एक भी अगर नहीं होगा तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा, जैसा आज की डेट में हो रहा है। ठीक है, ये चारों के अपने अपने बड़े इंपॉर्टेंट टास्क थे। जैसे ऑफिस में सभी की एक जिम्मेदारी होती है ऑफिस को चलाने रखने के लिए, ऐसी समाज को चलाए रखने के लिए ये चार वर्ण बनाए। इसमें भी एक भ्रम फैलाया गया बड़ा मजेदार कि भाई सवर्णों ने बड़े अत्याचार करे, शूद्रों के ऊपर सवर्णों ने बड़े अत्याचार करे। सवर्ण माने कौन? सवर्ण माने ब्राह्मण। अरे भाई सवर्ण माने ब्राह्मण कैसे हो जाएगा? सवर्ण जो वर्ण के साथ है, तो वर्ण के साथ तो क्षत्रिय भी है, वर्ण के साथ तो वैश्य भी है, और वर्ण के साथ तो शूद्र भी है, सब में वर्ण लगा हुआ है, तो सवर्ण माने ब्राह्मण कैसे हो गया? ये भी उस राजनीतिक मोटिवेशन का एक असर है जो फैलाया गया कि भाई तुम तो दबे कुचले हो, कुछ करो, इन सवर्णों ने तुम्हारे ऊपर, सवर्ण उन्होंने बिल्कुल एक डिवाइडेशन कर दिया, बोला ये अलग है, ये अलग है, अब तुम लड़ो आपस में बैठ करके और हम मौज लेंगे ऊपर बैठ के। ठीक है, सवर्ण माने तो सारे हैं, जो भी वर्ण में ग्रहित है वो सवर्ण है। ठीक है, लेकिन इसको भी जानबूझ करके पॉलिटिकल सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो। अंग्रेजों का भी यही काम था और आज का भी यही काम। ठीक है, उनका काम सिर्फ इतना है कि वो डिवाइड करेंगे और रूल करेंगे मजे से। तो डिवाइड कैसे करेंगे? मेघालय ने अपना काम कर दिया कि भाई ये चार जातियां हैं, आज वालों ने अपना कर दिया कि ये सवर्ण है और ये शूद्र हैं, आपस में लड़ो मरो, उसकी भी बात आएगी। ठीक है, लेकिन वास्तव में ये बात रही है चारों अभिन्न अंग हैं इस समाज के, किसी एक के बिना इस समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये तो हो गए वर्ण, लेकिन अगर वर्ण ये है तो फिर जाति क्या है? ठीक है ना, फिर जाति भी पता होनी चाहिए। तो जाति का मतलब होता है, अगर हम जीव विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म होता है स्पीशीज। स्पीशीज को हिंदी में बोलते हैं जाति। जैसे शेर का बच्चा शेर होगा तो शेर एक जाति है, बकरी का बच्चा बकरी होगा तो ये बकरी एक जाति है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा ये बिल्ली एक जाति होगी, मनुष्य का बच्चा मनुष्य हो सकता है, जानवर नहीं हो सकता है, तो मनुष्य एक जाति होगी। ठीक है,
हम कौन है, हमारी जाति क्या है, हमारी जाति है कि हम मनुष्य हैं, ठीक है। बिल्लियों की अपनी जाति है, बंदरों की अपनी जाति है, सबकी अपनी अपनी जातियां हैं। जाति का अर्थ यह है कि जो अपने जैसी संतान उत्पन्न करे और वो संतान फिर उसी तरीके की संतान उत्पन्न करे, वो जाति कहलाता है, ठीक है। जैसे शेर का बच्चा शेर ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होगा, लेकिन गधे और घोड़े का बच्चा कभी कभी खच्चर भी होता है। खच्चर जाति क्यों नहीं है? क्योंकि खच्चर आगे जाति उत्पन्न नहीं कर सकता, वंश आगे नहीं बढ़ा सकता, इसलिए खच्चर जाति नहीं होती, ठीक है। शेर और बकरी मिलकर के बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इसलिए कोई जाति नहीं बनेगी। जाति वही होगी जो बच्चा बच्चे से बच्चा, वो वंश जो बढ़ेगा आगे, दैट इज जाति। इसको हमारे यहां कहा गया है जीव विज्ञान में स्पीशीज, ये हुई जाति। लेकिन आजकल क्या कर दिया, जाति का कर दिया वर्ण, और यही स्कूल में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, शुरू से ही गलत पढ़ाया जा रहा है। जब शुरू से ही गलत पढ़ाया जाएगा तो उनकी बुद्धि यही बनेगी, जो पॉलिटिकल सिस्टम बनवाना चाहता है वो सही जाने ही ना, जान जाएंगे तो फिर हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आपस में लड़ते मरते रहे, हमारे बारे में सोचने का ना टाइम ही ना हो, आपस में लड़ते मरते रहो, ठीक है। तो वो गलत चीज स्कूल में पढ़ाई जा रही है। कुल मिलाकर के शब्दों का इतना रायता फैला दो, इतना रायता फैला दो तो उसको कोई समेट ही ना पाए। आज मैं इस क्लास में ये बात कह रहा हूं और मुझे जैसे कितने हैं, मेरी आवाज तो नक्कर खाने में तूती की जैसी है कि भाई 4 लोगों को पता चल गई, अच्छी बात है, बाकी के तो वही मान रहे हैं ना जो पढ़ाया जा रहा है। करोड़ों स्कूलों में, लाखों स्कूलों में जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको मैं अकेले कहां तक खंडित कर सकता हूं। लेकिन बात तो सही यही है, कोई इस बात को चैलेंज कर सकता है कि भाई स्पेशीज माने जाति नहीं होती? नहीं कर सकता, वही पढ़ाते हैं जीव विज्ञान में 12वीं में, वही लोग ये पढ़ाते हैं। लेकिन वही लोग जाति में पढ़ाते हैं कि जाति माने क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, ठीक है। तो फिर अगर जाति माने ये है तो फिर जात माने क्या है? शब्दों को जब तक हम गहरे में नहीं जाएंगे तब तक हम धर्म को नहीं समझ सकते, तब तक हम अपने शास्त्रों को नहीं समझ सकते। शास्त्रों को समझने के लिए हमें शब्दों के गहरे में जाना पड़ेगा, एक एक शब्द को खंगालना पड़ेगा, उसके डीप में जाना पड़ेगा। जब हम एक स्थिति श्लोक की डीप में नहीं जा रहे हैं तो सोचिए गीता के डीप में जाने के लिए कितनी नॉलेज चाहिए। तो जात का जो शब्द होता है, जात आपने एक शब्द सुना होगा, नवजात। नवजात शिशु होता है, तो नवजात का मतलब क्या होता है? क्या वहां जाति बताई जाती है किसी? नवजात का मतलब होता है नया नया पैदा हुआ हो, नवजात। जलजात, जल में जो पैदा हुआ हो, कमल को बोलते हैं जलजात, या जल में जो पैदा होती है उस चीज को बोलते हैं जलजात, जल में पैदा हुआ। जन्मजात, जन्मजात माने क्या है? जन्म से साथ में रहेगी, जन्म के साथ ही जो पैदा हुआ है। तिल है किसी के निशान है, कोई जन्मजात निशान है। तो वहां तो हम जात माने जाति नहीं बोलते हैं, बोलते हैं जात माने जाति नहीं बोलते हैं। यानी जात अलग है, जाति अलग है, और वर्ण व्यवस्था बिल्कुल अलग चीज। तो जात माने क्या है? जात का जो संबंध होता है वो होता है पैदा होने से। जब हम कहते हैं कि भाई तुम्हारी जात क्या है, तो हम बेसिकली पूछ रहे हैं कि भैया तुम्हारा वंश कौन सा है, तुम्हारा कुल कौन सा है, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारा गांव कौन सा है, तुम कौन नगर के वासी हो, ये बताओ हमें, मतलब अपना परिचय दीजिए। तुम्हारा गोत्र कौन सा है, मतलब परिचय दीजिए। जब हम पूछते हैं जात क्या है आपकी, तो इसका मतलब है जन्म के बारे में बताइए, है ना। रवीश कुमार जब कहता है बिहार में आजकल चलता है कौन जात हो, तो कौन जात का मतलब यही है तो आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या जानना चाह रहा है, आपका माता पिता कौन है, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो आप बताइए। लेकिन लोग क्या समझते हैं उससे, अबे कास्ट पूछ रहा है मेरे से। जो नहीं जानते हैं वो इस तरीके का भ्रम फैलाते हैं समाज में, इस तरीके की दुर्भावना फैलाते हैं समाज में, क्योंकि उद्देश्य क्या है उनका? लड़वाना। और कुछ मूर्ख लोग हैं जो लड़ रहे हैं, जानना ही नहीं चाहते, वो लड़ रहे हैं। लेकिन अगर जात माने जन्म से है, जात माने वंश से है, और वर्ण व्यवस्था जो वर्णों से संबंधित है, तो फिर कास्ट माने क्या है? हमारे यहाँ जो लिखा हुआ है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट माने क्या है? सब एक चीज से, एक दूसरे से घुली मिली चीजें हैं, बहुत मान्यूट डिफरेंस है।
आप जब सोचने बैठेंगे तब आपको चीजें समझ में आएगी। चिंतन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। शास्त्र हमारे सिखाते हैं, वो सिखाते हैं कि चिंतन कैसे करना चाहिए। ऐसे ही सूत्र से सूत्र मिलता जाता है। आप पढ़ेंगे योग शास्त्र तो उसमें लिखेगा प्रथम सूत्रम, तो सूत्र माने क्या, धागा, उस धागे से पकड़ के दूसरा धागा, उस तीसरे धागे से तीसरा धागा, फिर चौथा धागा, ऐसे करके पूरी माला बन जाती है। ऐसे ही इस श्लोक में देखो सूत्र से सूत्र निकलते जा रहे हैं। पहले जात निकला, फिर जाति निकला, फिर वर्ण निकला, और अब देखो कास्ट बताते हैं कास्ट कैसे। जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, जिनके पास समाज के समुचित संसाधन नहीं पहुंच पाए, जो चीज उनको मिलनी चाहिए थी, जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई, जो स्वास्थ्य सेवा उनको मिलनी चाहिए थी, वो पिछड़ेपन होने की वजह से नहीं मिल पाया, उनको हमारे संविधान में शेड्यूल कर दिया गया, इसलिए उनको शेड्यूल कास्ट कहते हैं। ठीक है, आदिवासी है शेड्यूल कास्ट। आदिवासी तो कोई जाति नहीं होती ना, तो होती है आदिवासी कोई जाति? कोई जाति नहीं होती। क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य में नहीं आते, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट है कि नहीं है। आदिवासी हो गए आपके जो और जो कोने कोने के लोग हैं, गांव के पिछड़े लोग हैं, जहां तक संसाधन नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो सब शेड्यूल कर दिए गए। भील है और भी लोग हैं, वो सब शेड्यूल कर दिए गए संविधान में, इसलिए उनको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। SC ST, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, लेकिन आज किसी से बोलते हो शेड्यूल कास्ट तो समझता है भंगी कह रहा है। शेड्यूल कास्ट का मतलब ये है ही नहीं। घुमंतु भी इसी में आते हैं, जिनके पास जो एक आदमी को मिलनी चाहिए सुविधाएं एक राज्य से, अपने देश से, वो नहीं मिल रही है, वो सारे शेड्यूल में है, सब संविधान में लिखे हुए हैं कि भाई इन लोग ये शेड्यूल कास्ट को स्पेशल कंसिडरेशन दीजिए। लेकिन आज हमने उसको क्या कर दिया, कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, शेड्यूल कास्ट मतलब भंगी, बात खत्म, दैट्स ऑल। इतना आसान नहीं है जितना आसान हमें पढ़ाया जा रहा है, जितना आसान हमें बताया जा रहा है, उतना आसान बिल्कुल नहीं है। जब हम वात जातम कहते हैं तो वात जातम मतलब वायु से जो पैदा हुए हैं, यानी हनुमान जी। तो जब हम वहां हम कह रहे हैं वात जातम, तो हम उसको जाति कैसे समझ लेते हैं? थोड़ा सा तो बुद्धि लगानी चाहिए ना इन चीजों पे, कि भाई जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं उस श्लोक में कहा क्या जा रहा है। जब हम ऐसे धागे से धागा निकालेंगे तब हमारी नॉलेज बढ़ेगी, तब भ्रम खत्म होंगे, मिसकंसेप्शन जो हमने बना रखे हैं समाज के बारे में वो खत्म होंगे, शास्त्रों के बारे में जो बना रखे हैं वो खत्म होंगे। और खत्म कब होंगे? जब हम उनको डीपली पढ़ेंगे, तो जानेंगे, उनको समझेंगे, तब जाकर वो। इसलिए करते हैं, आप बचपन से ही उनमें हेट पैदा कर रहे हैं। ब्राह्मण का काम था ज्ञान अर्जन करना और ज्ञान को विस्तारित करना। तो ब्राह्मणों में जो शादियां होती थी वो क्या देख के होती थी? कितना ज्ञानी है वो देख कर। क्षत्रियों में जो शादियां होती थी, क्षत्रिय का काम है ताकत इकट्ठी करना, सेना बनाना, तो क्षत्रियों में जो शादियां होती थी वो क्या होती थी? स्वयंवर करके कौन ज्यादा ताकतवर है प्रूव करो और ले जाओ। और वैश्यों में जो शादियां होती थी वो कैसे होती थी? क्या देख के होती थी? किसके पास कितनी दम है, किसके पास जितना दाम है दे भैया। और आज शादी, और शूद्रों में क्या देख के शादियां होती थी? शूद्र में शादी देख के होती थी किसको पास कितना ना क्या बोलते हैं, स्किल, किसके पास क्या स्किल है। बढ़ाई का काम, लकड़ी का काम कर लेते हो, कढ़ाई बुनाई कर लेते हो, ठीक है, लोहे का काम कर लेते हो बेटा, ठीक है। तो वहां ये देख करके होता था। आज क्या देख के होता है? चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, सब जगह भैया पैसा बता कितने हैं, कितना दे रहा है, कितना ले रहा है, और ले जा। ना उसे बुद्धि से मतलब, ना उसे वंश से मतलब, ना उसे गोत्र से मतलब, उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। उसको एक ही चीज से मतलब है, भैया दाम कितना है। सब के सब वैश्य हो गए। बताओ ब्राह्मण कौन है? कौन ज्ञान देख रहा है आज की डेट में? तो मिला करके ये आज का श्लोक हो गया।